For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना शुरू किया था। ध्यान से सुनिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने बात की कि जिस तरह से हमारे पास अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम अपना प्रॉपर्टी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस प्रॉपर्टी को या तो जो है आप क्या करेंगे, या तो जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, या आपके मर्जी से ही जो है वो कोई उसका क्या करेगा। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। कोने का सीट बालकोनी का होता है और बड़ा अच्छा सा फील आता है। अब देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी आपका है तो उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या तो आप करेंगे या आपके मर्जी से ही कोई उसका क्या कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज को तैयार किया है तो उसका इस्तेमाल या तो आप करेंगे या आपके मर्जी से ही कोई उसे इस्तेमाल कर पाएगा। चूंकि लोगों का इंटेलेक्ट में जो है वो मोटिवेशन बना रहे, इसलिए ये जो है बड़े सारे लॉ बनाए गए। अगर कोई साइंटिस्ट है, बड़ा अच्छा दवा बनाया, मेडिसिन बनाया, इतने सालों की मेहनत की है तो उसका बेनिफिट भी उसे मिलना चाहिए। तो यहां पे इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इन्वेंशन की बात है तो पेटेंट के जरिए करते। किसी ने बहुत अच्छा बुक लिखा, किसी ने बहुत अच्छी मूवी बनाई, किसी ने बहुत अच्छा लिरिक्स लिखा, किसी ने बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस किया, किसी ने बहुत अच्छा लोगो बनाया, किसी ने बहुत अच्छा स्लोगन लिखा। कहा इन सारे चीज, किसी ने बहुत अच्छा कार का डिजाइन बनाया, मोबाइल का डिजाइन बनाया, शूज का डिजाइन बनाया। कहा इन चीजों को इंटेलेक्ट से जो बना है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए उन्होंने जो है यहां पे 5 तरह के जो है वो एक्ट बनाए, जिसमें जो है वो एक है पेटेंट, एक है कॉपीराइट, एक है ट्रेडमार्क, एक है डिजाइन, एक है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हम लोगों ने सबसे पहले पेटेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था और पेटेंट एक्ट में पढ़ा था कि पेटेंट इन्वेंशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट एक्ट पढ़ने के बाद हम लोग आए कॉपीराइट एक्ट में और कॉपीराइट एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो देखिए जरा, कॉपीराइट के बारे में सबसे पहली चीज कि कॉपीराइट आपको मिलता है इन चीजों पे। किन चीजों पे? अगर कोई चीज जो है वो बुक का मैटर है, लिटरेरी है, चाहे वो संस्कृत की किताब हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का क्यों ना हो। कहा कि अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी चीज है, कहा कि उन चीजों पे आपको क्या मिलेगा, उस चीज पे आपको जो है वो कॉपीराइट मिल सकता है। तो एक कॉपीराइट आपको किन चीजों पे मिला? पढ़ने वाले चीजों पे, लिटरेरी वाले वर्क पे मिला। कहा दूसरा, अगर कोई मूवी है, कोई म्यूजिक है, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई लिरिक्स है, या आपका कंप्यूटर कोई प्रोग्राम है, इन चीजों पे आपको क्या मिलता है? कॉपीराइट मिलता है। लेकिन यहां पे कहा गया कि कॉपीराइट आपको सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब आपने आइडियाज को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, टेंजिबल फॉर्म में। दिमाग में बहुत शानदार जो है वो आइडिया, बहुत अच्छा बुक लिख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आपने उसको टेंजिबल फॉर्म में नहीं दिखा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो उस पर कभी भी आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। आइडिया पे कॉपीराइट नहीं मिलता। आइडिया को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तब उस पर क्या मिलता है? तब आपको कॉपीराइट मिलता है। बुक, बहुत अच्छा कहानी सोचा हुआ है, लिख दीजिए, उस पर कॉपीराइट मिलेगा। बहुत अच्छा आपको जो है वो स्टोरी दिमाग में है किसी मूवी का, आपने सोचा इस पे मूवी बनाएंगे, लिख दीजिए, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? कॉपीराइट। जरूरी नहीं है कि उस पर मूवी बनना चाहिए, बस आप उसको टेंजेबल फॉर्म में, लिखने वाले फॉर्म में ले आइए, अपने आइडिया को अपने दिमाग से बाहर ला करके किसी जगह रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो उस पर आपको क्या मिलेगा? कॉपीराइट मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कॉपीराइट अगर हम लेने के लिए जाते हैं तो कॉपीराइट के लिए 2 बातें हैं। या तो हमारे चीज, एकदम ध्यान से सुनिएगा, या तो हमारे चीज पहले से पब्लिक डोमेन में है और या हमारी चीजें पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैंने कोई बुक पहले लिख रखी हो सकता है मैंने बुक अभी तक जो है वो लिख तो रखा है, लेकिन मैंने जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं दिया है। दोनों केस में बुक मैंने लिखा हुआ है। एक सिचुएशन है कि मैंने बुक को पब्लिश कर दिया है, और बुक को पब्लिश कर दिए जाने का मतलब क्या है? बुक को पब्लिश कर दिए जाने का मतलब है कि इस बुक को मैंने ऑलरेडी जो है वो मार्केट में प्रिंट के लिए दे दिया, किसी पब्लिशर को दे दिया, वो पब्लिशर बुक को मार्केट में पहुंचा चुका है। दूसरा, बुक मैंने लिख लिया है, लेकिन मैंने अभी इसको मार्केट में उतारा
नहीं है। ठीक वैसे ही मूवी आपने बना ली है, लेकिन उस मूवी को अभी जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज नहीं किया है। आप कहते हैं पहले कॉपीराइट ले लूंगा तो रिलीज करूंगा। दूसरा तरीका है, आपने मूवी को डंके की चोट पे सारे सिनेमा घरों में एक साथ क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। उसके बाद आप कॉपीराइट के लिए जा सकते हैं। आपने जो है वो अभी कोई जो है बहुत अच्छा धुन बनाया है, बना लिया है, लेकिन अभी इसका परफॉर्मेंस नहीं किया है। आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, रिकॉर्डिंग मार्केट में नहीं दिया है, ये एक सिचुएशन। और दूसरा है कि आपने इसको ऑलरेडी जो है वो क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। मेरे कहने का मतलब है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे कंप्यूटर प्रोग्राम हो, हर वो चीज जिन पे आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो कॉपीराइट मिल किन किन चीजों पे सकता है, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, चाहे वो ड्रामेटिक वर्क हो, चाहे वो म्यूजिकल वर्क हो, चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे वो आपका मूवी हो, चाहे वो क्या हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो। कहा कि इन चीजों पे आपको जो कॉपीराइट मिलता है, इसके दो तरीके। पहला, एक आपने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, दूसरा आपने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। इसके अलावा भी एक चीज बन करके आता है, और वो ये बन करके आता है कि कहीं आप जिस चीज को पब्लिश करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज जो है वो इंडिया से बाहर का है, लेकिन इंडिया में पहले पब्लिश हो रहा है, या इंडिया का है, इंडिया से बाहर पहले पब्लिश कर रहे हैं। तो अब हमें यही देखना है कि जिन चीजों पे हमें कॉपीराइट मिल सकता है, उन चीजों पे कॉपीराइट लेने से पहले ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वाले चीज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक का चीज हम लोगों ने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक में बताइए, कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़े आगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। कॉपीराइट शैल सबसिस्ट व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो कंडीशन तो फुलफिल करेंगे, लेकिन वो चीज कौन कौन सा होगा, यही सारी चीजें जिसपे क्या मिलना है, कॉपीराइट आपको जो मिलना है। और याद रखिए, लिटरेरी वर्क का बहुत बड़ा डायमेंशन है। लिटरेरी वर्क में ही आपके जो है वो कंप्यूटर, मैथमेटिक्स के सारे प्रोग्राम, सब कुछ किस में आ जाते हैं, लिटरेरी, पढ़ने लिखने वाले चीजों में सारे आ जाते हैं। चाहे आपने नन्हे सम्राट की कहानी लिखा हो, चाहे चंपक की कहानी लिखा हो, चाहे बांकीलाल का, राम रहीम का कॉमिक्स निकाला हो, नागराज, ध्रुव, कुछ आप लोगों ने पढ़ा है ये सब? हम लोग के समय यही सब ज्यादा होता था, क्योंकि टीवी पे कम चीज आता था, या टीवी देखने को ही कम दिया जाता था। तो हम लोग जो है वो ऐसे छुपा छुपा करके टी शर्ट के नीचे, और तब जा करके एक्सचेंज करते, क्योंकि बैग की चेकिंग होती थी, तो पेट में छुपा छुपा करके आदान प्रदान होता था। अगर किसी ने, उसमें एक कॉमिक्स होता था और एक डाइजेस्ट आता था, याद है? डाइजेस्ट मोटा वाला होता था। तो अगर किसी से डाइजेस्ट किसी ने दिया तो उसको भी डाइजेस्ट देंगे, और अगर वो पतला वाला कॉमिक्स दे रहा तो बोलेंगे 3 कॉमिक्स दे, तो एक जो है वो डाइजेस्ट दूंगा। और ऐसे कर करके, और ऐसा लगता था कि अगर ये वाला पढ़ लिया ना तो छा जाएंगे। यकीन मानिए, बुक के भीतर डाल डाल करके जो ऐसे पढ़ रहे थे। अगर पापा नहीं है तो मम्मा बोली पढ़ने के लिए, तो गेम दे रहे हैं। मम्मा भी समझ जाती थी कि मेरा बेटा कितना होनहार, जब भी इतना ध्यान से पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा होगा। क्योंकि वैसे जब पढ़ रहे होते थे तो थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ा, और पढ़ने के बाद ऐसे, और जब भी जो है वो लगातार, इसका मतलब ही क्या है कि जो है वो कॉमिक्स पढ़ा जा रहा है। तो अब कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी तरह का लिखा हुआ वर्क क्यों ना हो, किस दायरे में आएगा, लिटरेरी के दायरे में। तो देखिए, पहली बात, अगर चीजें क्या हो चुकी है, पब्लिश्ड हो चुकी है, तो पब्लिश्ड हो चुकी है तो चेक कीजिए कि ये पहले पब्लिश जो है वो क्या इंडिया में हुआ है, तो आप एंटाइटल है क्या लेने के लिए, इंडिया में कॉपीराइट लेने के लिए। अभी मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में कॉपीराइट लेने के लिए आप क्या है, एंटाइटल है, बशर्ते आपका वर्क जो है वो पहले पब्लिश कहां हुआ है, इंडिया में। ये बात हम कब कर रहे हैं, जब वर्क ऑलरेडी क्या है, पब्लिश्ड। अगर वर्क पब्लिश्ड ही नहीं है तो तब ऐसी बात क्यों करेंगे। वर्क पब्लिश्ड है, इसका मतलब मूवी है तो रिलीज, बुक है तो ऑलरेडी लोगों के बीच में पब्लिश्ड हो चुका है, गाना है तो यो हनी सिंह ने ऑलरेडी जो है वो सब जगह जो है वो पहुंचा दिया है। या कोई भी चीज है, उसने मारा, तूने मारा, मुक्का मारा, ठीक किया, अच्छा किया, और मारो, अच्छे से मारो, ठीक करो। चाहे वो क्या बोलते इसको, रैप, मतलब तुक मिलाते जाइए तो ये क्या हो गया, वैसे मैंने भी ठीक ही रैपिंग कर दिया, नहीं कर दिया। तो अब जो है वो यहां पे कह रहे हैं क्या, अच्छा, तो अब जो है वो ये जो आपका पब्लिश्ड वर्क है, अगर इंडिया में हुआ तो एंटाइटल है, इंडिया से बाहर हुआ है तो कॉपीराइट एक्ट के तहत इंडिया में कॉपीराइट लेने के लिए आप एंटाइटल नहीं है, ठीक है। वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड कहां पे आ गया सिचुएशन,
इंडिया में नहीं हुआ, कहां हुआ है? इंडिया से। कहा गया कि ऐसे केस में आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑथर जो है जिस दिन इस बुक को यूएसए में पब्लिश किया था, क्या उस दिन वो इंडिया का सिटीजन था? जवाब है हां, वो इंडिया का सिटीजन था। तो ऐसे केस में वो एंटाइटल है कि उस बुक का क्या ले सकता है? कॉपीराइट। और याद रखिए, अगर मैं कहीं बुक बोल देता हूं तो इसका मतलब उसमें मूवी से लेकर के हर चीज शामिल है, इसीलिए ऑथर बोला जाता है, चाहे वो सिनेमा का डायरेक्टर ही क्यों ना हो। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई भी चीज इंडिया में पहले पब्लिश्ड है तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो सिटीजन इंडिया का है या नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इंडिया से बाहर का, ये सारे केस लॉ में हो सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कोई यूएसए का सिटीजन है लेकिन वो बुक को पहली बार इंडिया में पब्लिश कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे मिलेगा या नहीं कॉपीराइट इंडिया में? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमने यहां पे कहा है कि अगर बुक पहले इंडिया में पब्लिश्ड है तो उस केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू सी द सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप देखने की जरूरत नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन है या कहीं और का है, बस इंडिया में पहली बार क्या होना चाहिए? पब्लिश्ड होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में पब्लिश्ड नहीं है तो चेक करना पड़ेगा कि क्या जिस दिन ये पब्लिश्ड हुआ ऑथर जो हमारा है वो इंडिया का सिटीजन है। जवाब है हां है, तो क्या मिलेगा? और अगर नहीं है सिटीजन तो इंडिया में आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। अब वर्क हमारा पब्लिश्ड नहीं है, एक सिचुएशन क्या हो गया कि वर्क हमारा पब्लिश्ड है, दूसरा वर्क हमारा पब्लिश्ड। तो वर्क हमारा पब्लिश्ड है तो हमने देख लिया इंडिया में पब्लिश्ड है या इंडिया से बाहर। इंडिया में पब्लिश्ड है, चाहे वो इंडिया से बाहर का सिटीजन हो या इंडिया का सिटीजन हो, कॉपीराइट मिलेगा। इंडिया से बाहर पब्लिश्ड हुआ, इंडिया का सिटीजन उस दिन था, तो मिलेगा कॉपीराइट इंडिया में, वरना नहीं मिलेगा। वर्क हमारा अब अनपब्लिश्ड है, तो कह रहे हैं कि अगर आर्किटेक्चर वर्क है तो ऐसे केस में देखिए कि क्या वो इंडिया में लोकेटेड है। आर्किटेक्चर वर्क का मतलब है कोई भी कहीं पे जो है लोटस टेम्पल बनाया, कोई भी और चीज बनाया, तो क्या इंडिया में बनाया? तो हां भाई, इंडिया में लोकेटेड है। अगर है तो उस पर कॉपीराइट नहीं है, इंडिया में तो नहीं मिलेगा। अदर देन आर्किटेक्चर वर्क, आर्किटेक्चर वर्क के अलावा कोई वर्क है, लेकिन कैसा वर्क है? पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड? अनपब्लिश्ड। तो कह रहे हैं ऑथर इज ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द वर्क क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। पब्लिश्ड नहीं है तो इसका मतलब बनाया है ना, या बिना बनाए कॉपीराइट के लिए जाएंगे? कम से कम बुक मैंने लिखा होगा तभी ना कॉपीराइट के लिए आऊंगा। अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है लेकिन बुक लिख तो लिया है। जिस दिन मैंने बुक को लिख लिया, इसका कंपाइलेशन खत्म किया, उस दिन मेरा क्या होना जरूरी है? सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर यही मैं पब्लिश्ड की बात करूं तो कहा गया कि इंडिया में अगर पहली बार पब्लिश्ड कर दिया तो उस केस में आप सिटीजन है या नहीं है, इससे कोई फर्क। चलिए फिर से सम अप कर रहे हैं, दो बातें, या तो वो वर्क पब्लिश्ड होगा या क्या होगा। अगर वर्क हमारा अनपब्लिश्ड है तो कहा गया सिर्फ एक चीज, अगर वर्क हमारा पब्लिश्ड है तो सिर्फ एक बात देखो, क्या वो इंडिया में पहले पब्लिश्ड हुआ है? जवाब है हां, तो और कुछ ना देखो, चाहे वो कहीं का भी सिटीजन क्यों ना हो, कॉपीराइट के लिए क्या है? एलिजिबल है। वर्क पब्लिश्ड है लेकिन इंडिया में पहली बार पब्लिश्ड नहीं है, बल्कि कहां पब्लिश्ड है? इंडिया से। अब कह रहे हैं कि अब चेक करो, अगर जिस दिन ये पब्लिश्ड हुआ उस दिन ऑथर जो है वो इंडिया का क्या है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको कॉपीराइट मिलेगा। इंडिया से बाहर का सिटीजन है तो कॉपीराइट नहीं मिलेगा। लेकिन यही वर्क अगर इंडिया में पब्लिश्ड हुआ रहता और वो सिटीजन होता यूएसए का, तो मिलता या नहीं मिलता? मिलता। क्लियर? वर्क हमारा आपका जो है वो इस बार जो है वो अनपब्लिश्ड है। तो अगर अनपब्लिश्ड वर्क है तो उसको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हमने कह दिया आर्किटेक्चर वर्क, क्योंकि उसके लोकेशन पे डिपेंडेंसी है, और दूसरा कह दिया कि उसके अलावा और कोई भी वर्क जो भी हो, चाहे बुक लिखना हो चाहे कोई और भी चीज हो। कह रहे हैं कि अगर वो आर्किटेक्चर वर्क है तो वो कहां लोकेटेड होना चाहिए? इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। इंडिया का जो आपका एरिया है उसी में कहीं ना कहीं होना चाहिए तो मिलेगा। कहा दूसरा का इसके अलावा और कोई भी चीज है तो बस ये देख लीजिए कि जिस दिन आपने उस चीज का निर्माण किया है, बनाया है, मेक किया है, उस दिन आप क्या होने चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो अब हमने ये देखा कि किन किन चीजों पे कॉपीराइट मिलेगा, देख लिया। कॉपीराइट मिलने का कंडीशन देख लिया। तो अगर हमारा लिटरेरी वर्क है, अब वो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक कर लीजिए। और कंडीशन चेक करने के बाद आप बस ये देख लीजिए कि वो इस दायरे में ना आता हो। तो सबसे पहला चीज जो देखना है वो ये कि आपका वर्क इसी दायरे में आता हो। किस दायरे में? लिटरेरी वर्क में, ड्रामेटिक में, म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक, इन दायरे में आता हो।
अब वो पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है उसका कंडीशन देख लीजिए। ठीक है, आपका लिटरेरी वर्क है, लेकिन लिटरेरी वर्क अगर है और वो जो है वो आपका जो है वो इंडिया से बाहर जो है वो पब्लिश्ड हुआ है, और उस दिन जो है आप सिटीजन भी इंडिया से बाहर के ही थे, तो उस केस में तो आपको मिलना ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ये कंडीशन, पहला कंडीशन फुलफिल, जो भी काम हमने किया है वो इसी दायरे में आता है, कंडीशन फुलफिल, अब आगे बढ़िए। अगर इन्हीं में आता है तो चेक कीजिए पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड का क्राइटेरिया फुलफिल है। हाँ जी भाई, इसके अकॉर्डिंग भी जो है हम कॉपीराइट के दायरे में आते हैं और हमें यहां कॉपीराइट मिलना चाहिए। अगर ये है तो अभी कॉपीराइट नहीं, अभी एक और चीज चेक कीजिए, आपका वर्क इस कंडीशन को फुलफिल ना करता हो, इसका मतलब है कि आपका वर्क किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे वर्क का इंफ्रिंजमेंट ना हो। मतलब आपने मूवी बनाई, बिंदास इंडिया में आपने रिलीज कर दिया तो पब्लिश हो गया, पहले इंडिया में रिलीज किया, लेकिन ये जो मूवी है ये दो मूवी का जो है वो कॉपी पेस्ट है, यानी कि थोड़ा सा उस मूवी से चुराया हुआ है, थोड़ा सा उस मूवी से चुराया हुआ है। या आपकी मूवी जो है वो चेतन भगत के एक बुक पे है और आपने चेतन भगत से परमिशन नहीं लिया है, तो ये इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा कि उनके जो है वो कॉपीराइट, क्योंकि उनका जो लिटरेरी वर्क में कॉपीराइट है। आप फिल्म सिनेमेटोग्राफी में उसका क्या लेने आए हैं, इसका जो है वो कॉपीराइट लेने आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज लिटरेरी दायरे में कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड था तो आप उस पर किसी दूसरे दायरे में जाकर के क्या ले लेंगे, कॉपीराइट। अगर किसी ने नॉवेल लिखा है तो उस पे जो है वो ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, चाहे ड्रामा करना, चाहे स्टेज शो करना, सबका राइट उसी के पास है। किसके पास, जिसने वो नॉवेल लिखा है। तो अगर किसी के वर्क का इंफ्रिंजमेंट होगा तो आपको उस पर कॉपीराइट, ना ही उस कैटेगरी में इंफ्रिंजमेंट होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे कैटेगरी में। यानी कि अगर आप जो है वो कहीं भी जो है वो मूवी का ले रहे हैं तो ना किसी और मूवी का वो इंफ्रिंजमेंट होना चाहिए और ना ही किसी ड्रामा, ना ही किसी किस चीज का, और लिटरेचर या किसी स्टेज शो में अगर वो किया गया था तो उसका भी जो है वो कहीं भी जो है वो कॉपीराइट का वायलेशन। क्लियर है ये चीज। इसका मतलब कॉपीराइट लेना है, सबसे पहले चेक कीजिए आपका वर्क इस दायरे में आता है, हाँ आता है। आगे चेक कीजिए क्या पब्लिश अनपब्लिश को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। इन वर्क में से, इनमें से किसी का इंफ्रिंजमेंट है, नहीं है। तो अब क्या मिलेगा, अब आप कॉपीराइट के लिए एलिजिबल हैं, अब आप कॉपीराइट ले सकते हैं। तो अब अगर आप कॉपीराइट के लिए एलिजिबल हैं, अब अगर आप कॉपीराइट ले सकते हैं, तो फिर यहां बात आई कि हमारे पास कौन कौन से अथॉरिटी हैं, किसके पास हम कॉपीराइट के लिए जाएंगे। और अगर कॉपीराइट से रिलेटेड कहीं कोई मुद्दा आ गया तो उस केस में कौन हमारी जो है फरियाद सुनेंगे। कहा कि वत्स यहां पे दो ऋषि मुनि हैं, एक का नाम है कॉपीराइट बोर्ड और एक का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट प्रोसीजरल वर्क को ज्यादा करते हैं। मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनिएगा, प्रोसीजरल वर्क को ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये मैंने नहीं बोला कि सिर्फ प्रोसीजरल वर्क करते हैं, यानी कि ये जो है वो एक जो है वो स्टेप नीचे है, किससे, कॉपीराइट बोर्ड से। कॉपीराइट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को भी वो सारे अधिकार दिए हुए जो सिविल कोर्ट को दिया हुआ है, और कॉपीराइट बोर्ड को भी वो सारे पावर दिए हुए जो किनको दिया हुआ है, सिविल कोर्ट। और उनके जो जज होते हैं वो वही हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज हो या उतने ही काबिल हो जितने काबिल कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जज। यानी हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मुझे बताइए, हमने जो है वो इस एक्ट के तहत सारे फरियाद को सुनने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी या नहीं कर दी, वरना फिर सिविल कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन जाएगा तारीख। तो ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट है, ये बॉडी थोड़ा सा क्या हुआ, ये इंफीरियर है। किससे इंफीरियर है, कॉपीराइट बोर्ड से। तो इतना तो आपको पता ही चल रहा है कि कल के डेट में अगर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट से भी गिला शिकवा है तो कहां जाएंगे, और जितने भी प्रोसीजरल वर्क है वो पहले कहां जाता है, और रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास। इसका मतलब जब हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपीराइट का तो कहां जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। नहीं देगा रजिस्ट्रेशन वगैरह तो जाएंगे किसके पास, जाएंगे, करेंगे ये बात बाद में। फिलहाल हमारे पास दो अथॉरिटी, एक का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट जो ज्यादातर किस वर्क को करेगा, और इनिशियल शिकायत भी इसी को करेंगे। लेकिन इनसे जो बड़े बॉडी है उनका नाम क्या हो गया, और यहां पे कह रहे हैं कि इनको वो सारे, इसको क्या ट्रीट किया जाता है, सिविल कोर्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसके जो चेयरमैन या चेयरपर्सन होंगे वो क्या होंगे,
या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में जज है वो यहां पे चेयरमैन होंगे, और या उतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितनी क्वालिफिकेशन किसके लिए जरूरी है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। कहा इसमें बाकी जो मेंबर होंगे वो कम से कम 2 मिनिमम, और मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, और मैक्सिमम जो है वो 14। और आपको डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो आप जो है वो 5 रखिए, उससे भी ज्यादा आ रहा है तो 7 रखिए। अगर केसेस कॉपीराइट के कम आते हैं तो अननेसेसरी 14-14 लोगों को, 14-14 बागर बिल्लों को रख करके उनका जो सैलरी देंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर इसका भार आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए जब जरूरत होती है तो इन लोगों को लाया जाता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और अदरवाइज फिर किसी दूसरी जगह लगा दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे सेक्रेटरी के पोजीशन में जाते हैं। अभी अगर कहीं जरूरत पड़ा तो एक आयोग बैठा दी, ये इधर से एक आईएएस ऑफिसर को एक वहां से उठाया और उसकी जो एक टीम बना दी, अभी वो देखें वो काम खत्म हो गया, फिर उनको किसी और जगह जो है वो क्या कर दिया गया, डिपुटेशन पे भेज दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहां पे हम 2 कम से कम और मैक्सिमम कितना, अगर 14 से ज्यादा रखना चाहे तो फिर लॉ को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी 2 से 14 के बीच में कभी भी कम और ज्यादा करना है तो कहीं कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस एक सर्कुलर जारी किया कि इसमें जो है वो अब 5 लोग हैं, अब कितने हैं, 7 लोग रहेंगे। क्लियर है। तो अब ये जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट है ये बेसिकली करेगा प्रोसीजरल वर्क को, और इसके पास हम जाएंगे क्या करने के लिए, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज तो यह होना चाहिए कि हमारा वर्क इन्हीं में से कोई हो। मैं बार बार इसीलिए ये कह रहा हूं ताकि आप भटक ना जाएं, कहीं पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, सबको एक साथ ना मिक्स कर दे, क्योंकि ये मजबूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप पढ़ रहे हैं तो पांचों के पांचों एक्ट पढ़ने होंगे या नहीं। तो दिक्कत पहले एक्ट को पढ़ते वक्त नहीं होती है, दिक्कत दूसरे एक्ट से आना शुरू होता है, क्योंकि जब दूसरा एक्ट पढ़ रहे होते तो दिमाग में पेटेंट चल रहा होता है और हमें लगता है उसका भी कॉपीराइट मिल जाएगा। नहीं, इन्वेंशन पे आपको क्या मिलता है, पेटेंट, उसकी अलग कहानी थी, कर ली। अब हम लोग कह रहे हैं कि इन चीजों पे आपको क्या मिलेगा, और इन्हीं चीजों पे हम कॉपीराइट लेने के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब बुक पे कॉपीराइट मिलेगा या नहीं। अगर मैंने एक बुक लिखा, फिर दूसरा बुक लिखा, या एक साथ 3 बुक मेरे लिख करके तैयार है, तो कहा गया कि एप्लीकेशन हमेशा इंडिविजुअल आता है। ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन हमेशा क्या आता है, इंडिविजुअल आता है। और इंडिविजुअल का मतलब है कि अगर मैंने सीएमएसएल का बुक लिखा तो सीएमएसएल के लिए एक एप्लीकेशन, फिर मैंने इकोनॉमिक लॉ का लिखा तो उसके लिए अलग, जीआईजीएल के लिए अलग, सेटिंग अप के लिए अलग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अलग, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के लिए अलग। ऐसे करके जितने भी बुक मैंने लिखे हैं सारे बुक के लिए अलग अलग क्या लेना पड़ेगा, कॉपीराइट। अभी तक 12 बुक मैंने लिखा है जिसका कॉपीराइट मेरे नाम से है, 3 और अभी आने वाला है, दिसंबर तक आ जाएगा, तो आप उसको अप्लाई करते हैं। ये इसीलिए किया जाता है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन फी जाता है, अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं, तो उस बॉडी को भी क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो पहला चीज, ऑथर ऑफ द वर्क शैल मेक एप्लीकेशन। यहां पे ऑथर का मतलब हो गया कि जिसने उस कॉपीराइट को क्या किया है, तैयार किया है। अगर मान लीजिए कि मूवी है तो मूवी के केस में ऑथर कौन हो गया, डायरेक्टर हो गया। तो कह रहे हैं कि जिसने इस चीज को लिखा है या तो वो आ जाए, हर जगह है, अगर वो नहीं आ सकता है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है या नहीं भेज सकता है। बुक लिखा उसके बाद टैं कर गया तो लीगल हायर भी आ सकता है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन दिया, किसको एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन फी लगाएंगे। एप्लीकेशन भले भूल जाइए, एप्लीकेशन फी ना भूलिए, वरना वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी वर्क देयर शैल बी, दिस मीन्स सेपरेट एप्लीकेशन मीन्स सेपरेट व्हाट, सेपरेट एप्लीकेशन फी भी। तो वो जो है वो थोड़ा चुप हो गए, लेकिन बात यही है कि अगर सेपरेट एप्लीकेशन है तो सबके लिए एप्लीकेशन फी भी क्या होगा, सेपरेट ही जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट पब्लिश दिस फॉर एनी कमेंट और ऑब्जेक्शन, पब्लिक के बीच में। अब आप कहिएगा सर हमने नहीं देखा, ऑफिशियल जनरल में करते हैं। अगर आप ऑफिशियल जनरल कॉपीराइट का देखेंगे तभी ना आपको मिलेगा, उसके लिए फुर्सत भी तो होनी चाहिए। आपके पास समय कहाँ है, इतने सारे काम होते हैं, उससे फुर्सत मिले तब ना इस तरह का कोई भी फालतू चीज देख पाएंगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि जो भी आपके कमेंट ऑब्जेक्शन है आप दे सकते। बड़ाई कर रहा था, कितने दिनों का समय है, 30 डेज के भीतर। ये इसीलिए दिया गया कि हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपने एक बुक पहले से जो है वो लिखा था और आपने बुक को पब्लिश कर दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, पॉसिबल। मेरे हाथ वो बुक लगा,
मैंने अपना सारा उस पे जो है वो क्वालिफिकेशन चिपकाया, अपना नाम दिया और पब्लिश कर दिया। है पॉसिबल? अगर ऐसा है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या कोई और जनता कर सकती है कि ये बुक कैसे होगा, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ, ये तो हमारे हाथ में नोट्स था, ये हमने देखा हुआ, यही डायग्राम था, यही सब कुछ था, इसी तरीके से था। तो कोई पर्सन भी कर सकता है, या जिसका पहले से था, जिसको लगता है कि मैंने पहले से इस चीज को पब्लिश कर दिया था, वो भी कर सकता है। पब्लिश कर दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, तो ऑब्जेक्शन के लिए कितना समय मिला? ठीक है, एनी पर्सन में फाइल कमेंट और ऑब्जेक्शन। अब या तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन ना आए, पॉसिबल। मैंने बुक लिखा, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि किसी का चुराया नहीं। चुराता तो ऑब्जेक्शन आता या नहीं? ऑब्जेक्शन आता, साथ में मुक्का भी आता। तो यहां पे जो है वो आपको जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कॉपीराइट मिल गया। या हो सकता है ऑब्जेक्शन तो आया लेकिन बिल्कुल बकवास था। क्या आया? कोई जो है वो मूवी था, उसमें बस उन्होंने बोला कि इसमें जो एक बीट जो बजा ना, ढिक ढिक, ये मेरे में भी था। बोला अच्छा, जरा बताना कि कोई भी म्यूजिक होगा तो उसमें ढिक ढिक तो होगा, या इसमें जो धुन लिया गया ना वो सारे गामा, मेरे में भी सारे गामा है। बोला अच्छा, स्वर अब कहां से अलग से आएगा? कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज जो बेसिकली क्या लगता है, जो लगता है कि कहीं भी जो है वो इंफ्रिंजमेंट नहीं है, ऑब्जेक्शन के लायक नहीं है, तो ऑब्जेक्शन के आने के बावजूद भी आपको क्या मिल जाएगा? कॉपीराइट मिल जाएगा। रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट में रजिस्टर इट। अब एक बात यहां देखिए, मैंने नीचे स्टार देकर के क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क इज नॉट, एकदम सही बात है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आपको वो सारे प्रोटेक्शन मिलेंगे जो प्रोटेक्शन एक रजिस्टर्ड कॉपीराइट वाले को मिलता है वही मिलेगा, बशर्ते जिस दिन जो है वो इंफ्रिंजमेंट का कोई केस आएगा उस दिन आप साबित कर सको कि इस पे जो है वो आपका वर्क पहले से क्या है, पब्लिश्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बुक को क्या नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, तो अगर मैंने अपने बुक को रजिस्टर नहीं किया तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि इस बुक को मैंने बच्चों के बीच में पहले ही क्या किया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैंने साबित कर दी तो मुझे वही सारा रिलीफ, वही कंपनसेशन मिलेगा जो अगर मेरा बुक रजिस्टर रहने पे जो मुझे कंपनसेशन मिलता। लेकिन ये मुश्किल होता है, इसीलिए लोग जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट वाले चीज को हमेशा क्या कर लेते हैं, रजिस्टर जरूर करते। खास तौर पे मूवी के केस में, म्यूजिक के केस में तो ये काम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा जो है वो चोरी चकारी चलती रहती है, क्योंकि बहुत कम का डिफरेंस होता है ना। कितने बार तो सुनिएगा कि एक गाना बजते रहेगा और उस पर आप फटाक से अगर खुद से जो है वो धुन को बदल देते, एकदम लगेगा सब सेट हो गया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं म्यूजिक कहीं से क्या किया हुआ था, चुराया हुआ था, या फिर जो है वो किसी तरह से रिकम्पोज किया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के, जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे मूवी में होगा कि जब स्टार्ट हो रहा होगा ना तो उसमें जो है वो, जैसे यशराज चोपड़ा का जब रहेगा तो या ऐसे ही कर, जबकि वो मूवी कभी खुशी कभी गम नहीं है, या जो है वो कहीं भी कुछ कुछ होता है का कोई सा एक जो है वो जो लगेगा उसका जो है वो सिग्नेचर सा जो है वो कोई ये है वो उठा करके, या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, क्योंकि ये सारे के सारे कॉपीराइट एक ही पर्सन के लिए हुए हैं, तो वो दूसरे जगह भी इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। या कोई और अगर कर रहा है तो उन्होंने उनसे क्या लिया हुआ है, परमिशन लिया। मूवी वगैरह में जब आप देखते कि एक मूवी में दूसरे मूवी का गाना बजा करके या तो उस पर कमेंट किया जाए या जो भी किया जाए, तो इसके लिए भी परमिशन लिया जाता है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखेंगे आप कहिएगा कि सर अगर हम गाना बजाना अगर करते हैं, खुद सुनते हैं, खुद बजाते हैं, तो करेंगे बात कि किन किन चीजों पे कॉपीराइट जो है वो सबसिस्ट, यानी वो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाता। जब इंफ्रिंजमेंट पढ़ेंगे तो बात करेंगे। बहुत जगहों पे हम लोग एग्जाम्पल देते वक्त चीजों का यूज करते हैं। आपके घर में जो है वो पार्टी वगैरह हो रहा होता है, मस्त बजा देते हैं, यही अगर जो है वो कहीं किसी और जगह कमर्शियल प्रोग्राम में बजा दिया जाए, तुरंत रेट पड़ेगा, तुरंत ही कॉपीराइट का क्या माना जाएगा, इंफ्रिंजमेंट और वायलेशन माना जाएगा। क्लियर है कैसे जो है वो रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया तो कॉपीराइट को हमने क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अगर हमने कॉपीराइट को रजिस्टर कर लिया तो अगला चीज आता है कि रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, पेटेंट पे कब तक राइट मिलता है। आपने पेटेंट में देखा होगा प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाली बात थी,
इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया कि जब चीज बन जाए तो उसके बाद पब्लिश कर दिया तो वो डेट, और नहीं किया तो जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया वो डेट। आप बताइए, आप तय कीजिए और आप साबित कीजिए कि किस दिन पब्लिश किया है। तो जब हम इसमें कॉपीराइट लेते हैं तो कॉपीराइट के केस में ये जो लाइसेंस की वैलिडिटी होती है ये बदलता रहता है, लेकिन पेटेंट के केस में सबके लिए कितने दिनों का रहता है? 20 ईयर्स फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट। यहां पे कहा गया कि नॉर्मल टर्म ऑफ कॉपीराइट, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। मैंने अपना बुक लिखा, मैंने उस पर अपना नाम वगैरह सब लिखा, और मैंने ये पब्लिक के बीच में लिखा कि हाँ मैं इस बुक का क्या हूं, ऑथर हूं। भाई रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास तो सारा डिटेल देना ही पड़ता है, लेकिन मैंने बुक में भी सारा डिटेल दिया हुआ है। मैंने अपना क्वालिफिकेशन, अपना नाम वगैरह, अबाउट द ऑथर, और ये सब मैंने लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो कब तक? लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। और कब तक? और उनके मरने के बाद कितने साल तक? इसका मतलब जो बुक मैंने लिखा है उस बुक पे जब से मैंने लिखा है तब से कितने साल? मेरा लाइफ जब तक है तब तक तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके बाद जो है वो अगले 60 साल तक भी किनको मिलेगा? मेरे लीगल हायर को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कोई बुक जो है वो बहुत बड़े ऑथर लिख जाते हैं तो उनके घर वाले एमवी ऐश कर रहे होते हैं। जैसे मैं बताऊंगा मुंशी प्रेमचंद और इन सब की, जीते जीते बहुत खराब हालत में जिए हैं, लेकिन उनके बाकी के जनरेशन को बहुत पैसा सिर्फ और सिर्फ किससे मिला? रॉयल्टी से, क्योंकि बुक जो है उनका रिलीज हुआ। आएगा बात। इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप, यानी कि दो लोगों का नाम है, तो ऐसे केस में कहा गया कि देखिए फायदेमंद क्या होगा? ऑथर हु डाइज लास्ट, दो लोगों ने मिलकर के लिखा। और यही वजह होता है कि आप देखिएगा कि अगर कोई बहुत बड़े ऑथर है और उनके कोई बच्चे हैं, लेकिन वो रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब ये नहीं कि मेरी बिटिया इंजीनियरिंग में और मैं जो है वो फाइनेंस का बुक लिखूं, उसमें उसका नाम दूं, तो वो इरेलीवेंट हो गया। लेकिन वो भी अगर सीएस वाले फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में, तो अगर मैंने अपने बुक के साथ उसका नाम दिया तो मैं तो जल्दी तय करूंगा। तो मेरा लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर की जगह क्या हो जाएगा? मेरे बिटिया का लाइफ टाइम प्लस कितना? 60 ईयर। तो कॉपीराइट का लाइफ और बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? तो इसीलिए आप देखेंगे कि अगर बच्चा नालायक भी रहता है, बस उस फील्ड का रहता है, तो ऑथर उसका नाम को ऑथर में क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो ये वजह है यहां पे इन केस ऑफ व्हाट। और ये सब आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये सब चीज पे ध्यान रखिएगा जितने जगह इस तरह का देख रहे हैं। इन केस ऑफ एनोनिमस वर्क, एनोनिमस वर्क का मतलब होता है कि मैंने बुक लिखा, लेकिन जो है वो मैंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, बुक के ऊपर कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ। और ये इसीलिए क्योंकि शायद मैंने जो है हिंदू धर्म पे, इस्लाम पे या किसी धर्म पे कुछ लिखा, या हो सकता है मैंने जो है वो कोई बुक लिखा और वो बुक लिखा यूथ नाउअडेज। मेरे दिमाग में है कि आज के बच्चे, शायद आपको मिलेगा जब इधर से फुर्सत मिलेगी तब लिखेंगे उस पर कंप्लीट साइकोलॉजी ऑफ अ यूथ। तो अगर जो है ऐसा लिखा लेकिन मैंने उस पर नाम नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिखा तो ढूंढ ढूंढ के ये मारेंगे। तो इसी क्या अभी नहीं, ये तो अभी ना बोला, ये तो ऐसे ही बोला, लेकिन इतने ही युद्ध थोड़े हैं। इनको तो मान लीजिए कि फिर भी जो है, इनको तो फिर भी मान लीजिए समझा देंगे कि देखिए भाई आपके बारे में नहीं है, ये तो मेरा अपना तजुर्बा है, किसी का नाम थोड़ा ना लिखा है। अब लेकिन मान लीजिए बाकी भी तो जनता है, सब जो है वो उधर जेएनयू से, उधर डीयू से, सब बोलेंगे चल हल्ला बोल, पता चला है इनके घर का, वहां तो रहते हैं, बताते हैं आज के यूथ कैसे होते हैं, जरा इनको रियल यूथ का दर्शन कराते हैं। अगर कुछ जो है इन्होंने ऐसा किया तो मैंने क्या किया? अपना नाम कहा कि अगर आपने नेम डिस्क्लोज नहीं किया तो यहां पे लाइफ टाइम वाला चीज खत्म हो गया, मेरे लिए भी थोड़ा नुकसान है। और वो क्या है? 60 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वर्क। जिस दिन पब्लिश किया वहां से कितने साल? 60 साल। मेरे लाइफ से लेना देना कुछ इसका नहीं है, तो बचना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ऐसे ही जो है वो तस्लीमा नसरीन, एक जो है वो बांग्लादेश की जो है वो लेखिका है, बहुत अच्छी राइटर है। उन्होंने इस्लाम पे कुछ लिखा था, इस्लाम पे लिखा तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री ने उनके ऊपर फतवा जारी किया और कहा कि इन्हें हम अपने देश में रहने नहीं देंगे, जहां मिले जो जैसे जो भी चीज उनका होता हो। अब जो है वो उनके बाद से बड़े सारे और भी बुक लिखे गए, लेकिन उसमें उन्होंने किसी ने अपना नाम नहीं दिया, चाहे वो हिंदू धर्म पे लिखे चाहे किस पे। और जो देते हैं
इधर दिया तो इधर आरएसएस, बजरंग दल या और भी जो भी हैं वो पढ़ गए, और अगर इधर इस्लाम पे लिखा तो वो फतवा जारी कर दिए। कहा गया कि अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो लॉ ने आपको, लॉ खुद कहती है हम आपको उतना नहीं बचा सकते, इसीलिए आप क्या करें, आप अगर चाहें तो, अगर आपको डर लगता है तो शुरू में क्या करें, एनोनिमस। एकदम ध्यान से सुनिएगा, कहा कि आप चाहें तो एनोनिमस करके इसको क्या कर दें, पब्लिश कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी पहले नीचे तक एक दो जाता हूं फिर वो ट्विस्ट लाएंगे। दूसरा कहा स्यूडोनिमस वर्क। स्यूडो का मतलब होता है कि जो चीज एपरेंट हो उसको क्या कह देते हैं, स्यूडो। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूं कि डोंट लिव इन स्यूडोक्रेसी। आज के समय में ज्यादातर जमाना जो है वो स्यूडोक्रेसी का है, जिसको दिखावा बोलते हैं। नहीं है फिर भी जो है वो किसी के भी घर में गए, बड़ा अच्छा सा चीज दिखा, फटाफट वहां पे एक वीडियो बना ले, टिक टक डिंग डंग डिंग डंग। ये मैंने देखा हुआ है, और ये मैंने कहां देखा है, मेरे घर में जो मेड आते हैं मैंने कितने बार उसको देखा हुआ है कि अगर मेरे किसी भी एरिया में साफ सफाई करने गए, जहां का सीन उनको अच्छा दिखेगा, जहां कुछ अच्छा वॉश या कुछ अच्छा चीज रखा हुआ है, ऐसे ऐसे करते रहते। गलती से मैं कभी पहुंच गया कि उनको पता है कि भैया इस समय सोए होंगे या कुछ, या कभी तो मैं भी तो जल्दी जग सकता हूं, तो अगर कहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, बच्चा है कर लिया, कोई बात नहीं। उनकी मम्मा भी है और बिटिया भी आती है, मुझे लगता है कि 15-16 साल या उससे कम की होगी, और एकदम दुबली पतली, लेकिन फिर भी किसी का शौक है तो है। कहीं भी अगर कोई नया चीज है, हो सकता है कि मेरे किसी फ्रेंड का ही है, गाड़ी बाहर लगा हुआ है, अगर जाते हुए देखी कि नया गाड़ी यहाँ पे है तो कुछ नहीं, एक और बस ऐसे देखेगी, आपको तो कैमरा में दिख सकता है कि किसी ने ऐसे करके देखा, बस एक ऊपर से बालकोनी से तो कोई नहीं देख रहे हैं, और उसके बाद आराम से एक यहाँ और यहाँ पे, पता नहीं बोल भी कुछ लेती है, बाद में उस पर शायद कुछ एडिटिंग करेगी, क्योंकि ऐसे कर रही है और कुछ कुछ बोल भी रही है, और बोलते वक्त आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे कर लिया ताकि उस पर क्या करेगी, कुछ ना कुछ जो है उसमें मिक्सिंग करेगी, जो भी करेगी। कहने का मतलब है इसी को बोलते हैं क्या, स्यूडोक्रेसी। मैं तो आपको साफ कहता हूं, गरीब आदमी 12 रुपये अकाउंट में, देखा था ना, ई रिक्शा से उतर रहा था, हाँ जी, चिप्स लेके आ रहे थे, सुबह में नहीं आ रहे थे आप चिप्स लेके, अच्छा जो भी हो, लेकिन चिप्स था ना आप लोग के पास, हाँ नहीं, मेरी नजर इतनी कमजोर तो नहीं है, कुछ तो हाथ में रेड कलर का था, हाँ 11 बजे तो चिप्स लेकर के आ रहे थे, मैं उस समय जो है वो उतर रहा था। कहने का मतलब यह है कि स्यूडोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि जो चीज आपके पास नहीं है वो क्या करते हैं आप, दिखावा करते हैं, तो वो क्या कहलाया, स्यूडोक्रेसी। तो यहां पे बोला स्यूडोनिमस वर्क, यानी कि आपने अपना नेम जो है वो क्या किया है, बताया तो है, लेकिन कौन सा नाम बताया है, दूसरा नाम। मैं आ रहा हूं ई रिक्शा से, मैं बोलता हूं बस अभी अभी मर्सिडीज से उतरा, यहां लगाने की जगह नहीं थी, तो ड्राइवर को बोला ये लेकर के चला जाए, आज तो ऑडी से आया था, यहां कहां पार्क करूं, कोई स्क्रैच लगा देगा तो लेकर के चले जाओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्यूडोक्रेसी। तो कहा कि ये अगर जैसे अक्षय कुमार, उनका रियल नेम राजीव बत्रा या बात्रा जो भी है, भाटिया, तो लेकिन वो फिल्मों में जाने जाते हैं किस नाम से, अक्षय कुमार के नाम से। दिलीप कुमार का नाम भी कुछ यूनुस खान या यूसुफ खान है, लेकिन वो जाने जाते हैं किस नाम से। ऐसे ही कुछ और भी एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनका जो है वो रियल नेम कुछ और है और कुछ और नाम से। आपने बुक रिलीज किया लेकिन उस पर अपना नाम 007 जेम्स बॉन्ड, डिग डॉग, कुछ भी दे दिया। या आजकल तो फैशन चला हुआ यो यो यो, ये आपका नाम क्या है, आपका नाम यो यो यो। मैंने तो सोचा इसके बदले में बोल दो भो भो भो, और क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यूनिक। यो 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 तो फिर भी कोई कॉपी कर लेगा, भो 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 कर दो और भी जो है कोई कॉपी नहीं करेगा। लेकिन लॉ ने क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, क्या आपने अपना सही नाम बताया तो आपके जीवन काल वाला जो है वो प्रोविजन आपके लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको जो मिलेगा वो कितना, 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ भो भो भो, जब से अपना यही नाम बता करके आपने क्या किया, चीजों को पब्लिश किया, तब से। इन केस ऑफ पोस्थमस वर्क, पोस्थमस वर्क का मतलब होता है मरणोपरांत। अगर पोस्थमस वर्क हम कहते हैं, जैसे ये बिल्कुल सही की बात है, मुंशी प्रेमचंद, उनको ये उपाधि मिली थी, बहुत बड़े उपन्यासकार हिंदी साहित्य के। जब तक वो जिए हैं बहुत गरीबी में जिए हैं। उनके डेथ के समय में भी जो है वो किसी तरह से कहिए कि उनका क्रिमिनेशन और बाकी सारी चीजें हुई। उनके डेथ के बाद घर वालों ने संदूक खोला, वो संदूक किसी को छूने नहीं देते थे।
बड़ा प्यार था उन्हें अपने, उस संदूक ही बोलते थे क्योंकि वो लकड़ी वाला बड़ा बड़ा संदूक हुआ करता था। दादी वगैरह नानी वगैरह इनके पास कभी देखिएगा मिलेगा, वो रखे रहते उस तरह का संदूक बड़ा सा, और लकड़ी इतने हैवी कि लोहा से ज्यादा हैवी, और मजाल है जरा सा भी वो लकड़ी खराब हो गया हो, क्योंकि वो लकड़ियां हैं जो अपने से उन लोगों के जो पेड़ लगाए हुए थे उन पेड़ों को कटवाते थे, चिरवाते थे और अपने घर पे बढ़ई को बुलाते थे, और बढ़ई बनाते बनाते 4 बार जो है उसके आरी वगैरह टूटते थे। आज भी हम लोग के घर में कुछ ऐसे पलंग और कुछ ऐसे जो है वो कुर्सी वगैरह हैं कि यकीनन आप उसको काटने जाएंगे तो कितने बार ब्लेड टूट जाएगा, एकदम लोहे की तरह मजबूत, ऐसे लकड़ी हुआ करते थे। अब तो यहाँ पे अलग अलग तरह की लकड़ी होती है। तो ये जो भी चीज था संदूक जो है खोला गया, किसी को छूने नहीं देते थे। जब वो मर गए तो अब क्या, अब तो आत्मा आएगी नहीं, लक्ष्मी वाला हाल तो है नहीं कि आ गया, तो ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो वो जो है वो खोला गया, नहीं है लक्ष्मी मूवी एक अक्षय कुमार वाला, तो उसमें ऐसे, तो अब जो है वो खुला, जैसे ही खुला तो उसमें जो है लाल लाल कपड़े में, वो कपड़े वही जो हम लोग भगवान जी पे नहीं चढ़ाने के लिए लाल सूती कपड़े यूज करते, उस कपड़े में जो है वो कुछ ऐसे करके लपेटा हुआ, ऐसे करके जब उसको खोला गया तो खोलने पे उसमें से पेजेज निकल रहे हैं, और वो पेजेज बहुत सारे पेज, और वो जो पेजेज पन्ने बहुत सारे थे, वो पन्ने भी ऐसे कि बड़े संभाल के करने पड़े क्योंकि उनके पास पैसे कम थे, तो बहुत लो क्वालिटी के पेजेज पे आज भी उनके वो कुछ पेजेज म्यूजियम में लोगों को सिर्फ दिखलाने के लिए रखे हुए, छू नहीं सकते हैं। जितना जो है वो उस समय उस पेज का कीमत उससे कम से कम लाख गुना ज्यादा कीमत का सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस और उसके ऊपर कोट लगाया गया, अदरवाइज वो अगर पकड़ा जाएगा तो वो झड़ सा जाएगा। इतने खराब तरह के कागज थे क्योंकि वो सस्ता था और यही वो अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि लिखने की आदत थी, कुछ लिखना चाहते थे, और तब उन चीजों को पब्लिश किया गया। जब पब्लिश किया गया तब जो है वो जाकर के कर्मभूमि, करमचंद, गोदान और इस तरह के जो है वो कफन, बड़े सारे जो है वो उपन्यास, और उसके बाद जो रॉयल्टी, क्योंकि वो इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड, तो बुकर अवार्ड, तो दिस दैट, कितने सारे अवार्ड और कितना रॉयल्टी। तो कहते हैं ना, जीते जी खुद जो है वो तंगहाली में जिए, लेकिन उनके जो है वो बाकी जो लोग थे उनको फायदा। तो ये कौन सा वर्क कहलाया? पोस्थमस। रीजन ये कि उस समय जो है वो रहे नहीं, और उनके नहीं रहने के बाद बुक पब्लिश हुआ तो कितने दिन का, तो ये पोस्थमस वर्क के लिए कितना आपको मिलेगा? 60 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, आईपीएल वगैरह जो हो रहा है, ये सारे जो चीज जो ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो अगर जो है वो स्टार ने या और भी जो है वो 10 स्पोर्ट्स या कितने तरह के स्पोर्ट्स चैनल है, वो क्यों ये राइट लेते हैं? क्योंकि ये राइट जो है वो आपका जो है वो कितने साल के लिए रहेगा? 25 साल के लिए। कोई भी क्लिप अगर कोई दिखलाएगा तो उनसे क्या लेगा? परमिशन, और इसका वो क्या खाएंगे? रॉयल्टी। तभी आप देखते हैं कि आईपीएल को जितनी कमाई टिकट से नहीं होती है, उससे ज्यादा स्पॉन्सर्स और जो है वो आपका जो रीब्रॉडकास्ट करने के राइट्स वगैरह के कारण जो अरबों रुपए की क्या होती है कमाई। टिकट से तो उतनी कमाई भी नहीं हो पाती जितने किससे? स्पॉन्सर्स वगैरह से। और यही आपका ब्रॉडकास्टिंग का राइट, एक एक चैनल जब ब्रॉडकास्टिंग का राइट लेती तो अरबों रुपए में जो है वो क्या लेती है? ब्रॉडकास्ट का राइट। क्योंकि अब ये राइट कितने साल तक सुरक्षित? 25 साल तक इनका वो दिखलाना, 25 साल के बाद कोई भी उसको, इसीलिए बहुत पुराने पुराने मैच का जो क्लिप कोई भी क्या कर सकते हैं? दिखला सकते हैं, लेकिन जो नया हुआ रहता है उसका कोई भी हिस्सा, कोई भी कटिंग आप किसी को दिखला नहीं सकते। आप कहिएगा सर अगर टीवी से रिकॉर्ड करके दिखला दिया तो, और ये जो है वो शॉर्ट्स में दिखला दिया या लॉन्ग में दिखला दिया तो नहीं, यूट्यूब पे चलता रहता है। अगर ऐसा किया तो ये सब कॉपीराइट का क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है। मैं तो इसलिए पहले तसल्ली से बैठा हूं, कुछ दिनों के बाद जिनके जिनके नाम से जितने भी शॉर्ट्स, इसीलिए मैं देख रहा हूं, कुछ जमा कर रहा हूं कि बड़े कंपनी का अगर कहीं मिला तब उनको बोलूंगा कि बताइए कुछ कंपनसेशन चाहिए, जितना मिलेगा उसका इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट आपका। तो ये जो है आपका जो है वो राइट आपके पास है, उसको जो है रिप्रोड्यूस। इसीलिए कहीं भी आप लोग भी किसी भी मूवी का, किसी भी चीज का, देखिए कहते हैं ना कि अगर आप जो है वो कमाना चाहे तो समय लग जाता है, लेकिन कमाया हुआ चीज जो एक बार में जो बड़ा तेजी से चला जाता है। अगर किसी ने मानहानि का मुकदमा वगैरह कर दिया तो कभी कभी चौधरी बनना बहुत महंगा पड़ जाता है। आपने तो मजाक मजाक में कुछ बोल दिया, क्योंकि आप जो है वो थार से जा रहे थे, थार भी बोलते हैं वो, जब उससे जा रहे होते हैं तो थार जो महिंद्रा की है, तो उससे आप जा रहे थे,
आपने जो है वो उसी पे जो है वो बहुत तेज गाना बजा करके भी जा रहे थे, बगल से कोई जो है वो सिविलाइज पर्सन जा रहे थे, उन्होंने अपने गाड़ी जो भी ऑडी हो जो भी हो शीशा नीचे के बोलेंगे ये क्या तरीका, ऐसे क्यों जा रहे थे, और तो और आज के समय में लोग जो है जो भी अच्छे गाड़ी चला रहे उन लोगों ने रिकॉर्डिंग वॉइस और सारा कुछ अपने गाड़ियों में लगा रखा है, आगे से लेकर के पूरे 360 डिग्री पे रिकॉर्डिंग होते रहती, क्योंकि पता नहीं कब किस समय कोई जो है गाड़ी वगैरह छीनने के लिए आ जाए। और कमाल की बात, वो क्लाउड रिकॉर्डिंग का उनका कैमरा होता है जो बीच में छोटा सा देखिएगा कुछ लगा हुआ रहता है, ये आगे पीछे लेफ्ट राइट और विथ साउंड क्या कर लेता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है कि आगे से गाड़ी को कोई लूटने के लिए आ रहा है, आ जाएगा उसमें, तो किसी न किसी साइड से तो नॉक कीजिएगा तो वो उसको कैच कर लेता है और वो डायरेक्टली क्लाउड पे चला जाता है। आपको भी पता चल गया क्योंकि लूटने वाले को भी पता रहेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसा चीज है, आते ही पहले उसी पे हथौड़ा मारते, कोई बात नहीं, हथौड़ा मारने से पहले तक का सारा चीज वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, और उसमें तो और भी चीजें हैं, अगर वो डैमेज हो गया तो इमीडिएटली वो वीडियो कहीं और चला जाएगा, ये सब भी सेटिंग और सिस्टम होता है। बस वो चीज चला गया, उसके बाद उन्होंने जो है गाड़ी का नंबर वगैरह सब आ गया, रिकॉर्डिंग आ ही गई, आराम से भेज दिया। तो अब तो क्या पड़ गई उनको, सफिक्स प्रीफिक्स के साथ था, मैं थोड़ा एडिट कर रहा हूं सेंसर बोर्ड की तरह, बिप 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 और तिरितो, तो अब जो है वो सारा का सारा चीज जो है वो क्या आ गया, वो उसमें रिकॉर्ड हो गया, और जो ये आपके थॉर थे उसी को जो है वो क्या करना पड़ रहा है, उसी को बेच करके कंपनसेशन पे कर रहे हैं, और नहीं तो इंप्रीजमेंट होगा। तो इसीलिए यहां पे कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग और कहीं पे कोई भी क्लिप को लेकर के कभी भी जो है वो किसी जगह पे जो है वो मत सेंड कीजिए, और खास तौर पे YouTube वगैरह पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि YouTube पे करना कमर्शियल मीन्स में आता है, अपने फ्रेंड को करना कमर्शियल मीन्स में नहीं आता है। कॉपीराइट में थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, आप इसका कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करें, एजुकेशन पर्पस के लिए हर चीज अलाउड है, लेकिन अगर आप YouTube पे करते तो YouTube आपके पैसे को आपके जो है वो शॉर्ट्स वगैरह पे मोनेटाइजेशन देता है या नहीं देता है, देता है, एक लेवल के बाद आपको मिलता है, तो इसीलिए वो आपका इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस राइट, ये जो है परफॉर्मेंस राइट कितने दिन का है, परफॉर्मेंस राइट 50 सालों का, ये वही हो गया, डिवाइन आया और डिंग 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 बजाया, जो भी किया, यहां पे जो है वो किसी भी कॉलेज में, चाहे आपका ये कॉलेज हो वो कॉलेज हो, कहीं पे भी, चाहे कॉलेज में शो किया हो चाहे किसी और जगह किया हुआ, ये परफॉर्मर्स का राइट है। चाहे म्यूजिशियन जो होते हैं या मैजिशियन जादूगर वगैरह जो शो दिखलाते हैं, या सर्कस वाले जो शो दिखलाते हैं, करतब दिखलाते हैं, का ये सब किस दायरे में आता है, परफॉर्मर्स में। कोई जो है वो फ्लूट वगैरह बजाया, अगर रिकॉर्ड कर दिया तो म्यूजिक रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, लेकिन अगर स्टेज वगैरह पे शो करे तो किसमें आ जाएगा, परफॉर्मर। अब उसी में जो है वो एक खास तरह का भी चीज चलता रहेगा, 2-3 लोग आजकल करते रहते हैं, एक जो है वो यहां करेगा तू 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 तू, एक बोलेगा हु, हाथ से भी करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं, इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह में देखिएगा, मुंह से कोई जो है वो बांसुरी बजा रहा है और कोई जो अच्छा जो हो। तो अब अगर ऐसा कुछ है, अगर आपने इसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया तो रिकॉर्डिंग में हो गया, और कहीं पे क्या किया, स्टेज पे शो किया है, तो कितने दिन के लिए परफॉर्मेंस राइट में आ गया। लेकिन यहां सबसे लास्ट में जो बात लिखी है वो जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है स्टार दे करके, इफ नेम इज डिस्क्लोज देन 60 years फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ईयर इन विच ऑथर, ये कौन सा सिचुएशन है, ये गलती से नहीं, आपने इंटेंशनली किया, गलती से नहीं। जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट उसको तो बताना ही पड़ता है, उनको बिना बताए थोड़ा ना बुक पब्लिश करने का आपको देंगे कि कौन ऑथर है, वहां तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कैसे है, तो वहां तो पता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता। आप कहिएगा सर वहां जाके पता कर लेंगे, तब तो ऐसे दुनिया में हर चीज पता चल जाए, तब तो कोई प्राइवेसी कहीं और चीज बचा ही नहीं। तो कहा कि अब जो है वो आपने इस्लाम पे या हिंदू धर्म या किसी भी चीज पे आपने बुक लिखा, पहले आपको डर था या यूथ पे लिखा, आपने पहले 1-2 साल देख लिए कि रिस्पॉन्स ठीक है, और कहीं कोई जो है वो मार पीट वाला बात नहीं हो रहा है, यूथ पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं सही बात है, ये तो मेरे बारे में मेरे से ज्यादा किसी ने लिख दिया है। तो हो सकता है कि शायद जो है वो कभी कभी होता है ना कि जब आपके बारे में कोई आपको बताने लगते हैं, जैसे हाथ देख करके पामिश जब कुछ बताते हैं, आप ही के बारे में बता रहे होते, आपको लगता है ये कैसे पता चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है, या कोई साइकोलॉजिस्ट आपके बारे में बता,
ये कैसे बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? तो उस समय आपको भले आपका कुछ बुरा चीज भी वो बता रहे होंगे, बुरे दिन भी, अच्छे दिन भी, सारे चीज, लेकिन आपको शायद गुस्सा नहीं आएगा, शायद ये नहीं आएगा कि इसका तो आज खून करके रहेंगे। बस आपको लगता है कि कैसे पता चल रहा है ये चीज। तो ऐसे ही देखा कि भाई रिस्पॉन्स ठीक है, कहीं पे जो है वो कत्लेआम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद नाम क्या कर दिया, डिस्क्लोज, सेफ्टी देख करके। अगर डिस्क्लोज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, अब फिर से लाइफ प्लस कितने ईयर। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई बुराई है ये किया? तो कहा कि नहीं, ऑथर ने चीजों को लिखा है जान की सेफ्टी के लिए। अगर उस समय नहीं कहा, उसके बाद अगर उसे सब कुछ ठीक लगा और नाम पब्लिश कर दिया, तो इंटेलेक्ट तो उसी का है ना, बुद्धि तो उसी का था, तो उसे इसका बेनिफिट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्लियर है? कभी भी मरने के बाद क्या भूत बन के आइएगा? तो हाँ जी, मरने से पहले कीजिएगा तभी ना बेनिफिट होगा, क्योंकि 60 ईयर तो वैसे ही मिल रहा है। 60 ईयर को क्यों बच्चे देख रहे हैं? आपको अभी राइट मिला है 60 ईयर्स का, अभी ये वाला 60 ईयर्स खत्म होने से पहले आप कभी भी डिस्क्लोज कर दीजिए, कभी भी डिस्क्लोज कर दीजिए। अब डेथ होने के बाद तो नहीं, डेथ होने से पहले। देखिए फायदा क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि कहीं यहां पे डेट वगैरह दे करके केस लॉ दे दे, मैं रहा तो जरूर दे दूंगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसने जो है अपना नेम डिस्क्लोज नहीं किया, 60 साल का रहेगा, मान लीजिए 2010 में लिया, तो कितने दिन तक, 2070 तक। उन्होंने जो 2030 में जाकर के, कब, 20 साल बीत चुके हैं और उस पर 40 साल बचा हुआ है, हाँ या ना? 2010 2070 तक मिलेगा, 2030 में जो है वो जाकर के डिस्क्लोज कर दिया, तब तक 20 साल बीत गए हैं, अब 40 साल ही तो बचा था। यहां जाकर के उन्होंने अपना क्या कर दिया, नाम डिस्क्लोज कर दिया। अब यहां से उनका कौन सा टाइम, प्लस कितना, देखिए कितना फायदा हो गया। तो ऐसे केस में करते हैं, और ऐसे केस में खास तौर पे जब ऐसे बुक वगैरह होते हैं, तो अंतिम में जब स्थिति लगती खराब हो रही है, तो जरूर नाम डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं ऐ भी मर ही रहा हूं, थोड़ा नाम कमा के ही मरूं। कहते नहीं क्या होगा, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा। तो अगर जो है वो कोई ढूंढने के लिए आएंगे, तो ढूंढने के लिए आएंगे तो भी तो जो है वो शोर मचेगा कि किसने लिखा। अंत में जाते जाते कम से कम क्या हो जाऊं, पॉपुलर। और ऐसे जब पता चलेगा कि ऑथर तो खुद ही मरने वाला है, तो चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के, बोलेंगे कि क्यों हम अपना हाथ जो है वो गंदा करें, ये तो ऑलरेडी जो है वो जाने ही वाला है, आज नहीं तो कल एक आध दिन और जी लेगा। जो भी रहे, जब आपने डिस्क्लोज कर दिया, वहां से कितना, लाइफ प्लस 60 ईयर। क्लियर है? चलिए, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने सबसे पहले देखा कि कॉपीराइट किन किन जो है वो चीजों पे मिलता है। पहले तो कॉपीराइट का मतलब देखा, कॉपीराइट किन किन चीजों पे मिलता है ये हमने देखा। कॉपीराइट लेने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करने होंगे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क को लेकर के, ये हमने देखा। कॉपीराइट लेने का हमने जो है वो प्रोसीजर देखा। कॉपीराइट मिलने के बाद कितने दिनों तक एप्लीकेबल रहेगा ये हमने देखा। अब बात यह आती है कि आपने कॉपीराइट ले लिया, तो कॉपीराइट लेने से आपको किस किस तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी कौन कौन से ऐसे एक्सक्लूसिव राइट है जो आपके पास है। क्योंकि हो सकता है आपने ये कंप्यूटर प्रोग्राम का लिया हो, बुक का लिया हो, म्यूजिक का लिया हो, तो आपको क्या क्या राइट इसमें मिलते हैं। जो राइट आपको मिले हैं उस राइट का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत शानदार आपने बुक लिखा, लोगों को दिखाया, बोला देख क्या मस्त बुक है, किसी को नहीं दूंगा पढ़ने के लिए। अब लोगों को ललचाना शुरू किया। ऐसे केस में आपके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, और अगर कोई आपके चीजों को इन्फ्रिंज कर रहा है तो आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे। तो इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की इकोनॉमिक लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।